जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नोलांसन क्लैन लीडर बैकारुल और ड्यून के साथ बात कर रहा था कि हिलियोंगशन किंगडम वाले हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि नाइन्थ प्रिंसेस भी लुओ फेंग से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो इसमें हमारी हेल्प करेगी। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लुओ फेंग के फोर्ट्रेस को, और फिर हमें फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीडर होंग, लुओ फेंग, वोरियलिशन और रोगियो हिलियोंगशन किंगडम के एम्बेसडर को ईमेल कर रहे थे। और ये लोग अभी इस वक्त प्लेनेट बोलैन पर मौजूद होते हैं, ना कि अर्थ पर। उन्हें उस ईमेल का रिप्लाई थोड़ी ही देर में मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ था, ओनरशिप डिस्प्यूट्स की वजह से हम तुम्हारे प्लेनेट प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये देखकर ये चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लुओ फेंग कहता है, ये लोग हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? हिलियोंगशन किंगडम अभी हमारे प्लेनेट की ओनरशिप को रिव्यू कर रहा है। जबकि लीडर होंग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वोरियलिशन भी गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि लुओ फेंग गुस्से में अपना पंच टेबल के ऊपर मारते हुए कहता है, हमने अर्थ के ओनरशिप राइट्स को बहुत ही मुश्किल से हासिल किया और इसके लिए हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्या ये किंगडम वाले इसे हमसे ऐसे ही छीन कर ले सकते हैं? फेंग को हिलियोंगशन किंगडम के एम्बेसडर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसे इतने गुस्से में देखकर लीडर होंग उससे कहते हैं, जरूर कोई ना कोई तो है जो जानता है कि जब हम कानूनी वैलिडिटी खो देंगे तो फिर हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना मेन कार्ड यानी कि हिलियोंगशन किंगडम की पावर जो हमारे साथ है वो हमारी हेल्प नहीं करेगी। और जहां तक मैं जानता हूं तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो ऐसा करवा सकता है। इससे पहले कि वो उसका नेम लेते तभी लुओ फेंग उनकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वो ब्रोलिन है क्योंकि सिर्फ रॉयल मेंबर्स ही ये करवा सकते हैं। तो लीडर होंग कहते हैं, पर अब भी हम नहीं जानते कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अब क्योंकि किंगडम हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए सिर्फ हम ही हैं जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तभी वोरियलिशन उनके सामने होलोग्राम में 5 लाइफ प्लैनेट्स लाते हुए कहते हैं, ये 5 लाइफ प्लैनेट्स हमें सीनियर मिंग यू ने दिए थे। जिन्हें देखकर फेंग कहता है, जब हमें लगेगा कि हम वाकई अर्थ को नहीं बचा सकते तो तब हम दूसरे प्लैनेट्स पर इमिग्रेट करना कंसीडर करेंगे। तभी बुबाता उन्हें मशवरा देती है, अगर तुम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये बेहतर होगा कि तुम लोग यूनिवर्स लेवल 9 के कुछ स्लेव्स को खरीद लो। जिस पर रोगियो उससे कहता है कि जो भी स्लेव हम बाय करेंगे वो ब्रेक थ्रू करने के बाद डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे और डोमेन मास्टर बनते ही उनको कंट्रोल करने वाली बायोचिप्स उसी टाइम डिसअपीयर हो जाएंगी और फिर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तब उनके जो मन में आएगा वो करेंगे। फेंग समझ जाता है कि ओगियो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उन स्लेव्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। अभी हमें साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और उन्हें हराने के लिए टैक्टिक्स पर रिसर्च करनी होगी। तो बुबाता सोचते हुए कहती है, वो कैसे? फेंग उसे बताता है, जैसा कि हम जानते हैं कि किलर एरिना सभी पार्टिसिपेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करती है, इंक्लूडिंग बैकारुल और ड्यून का भी। ये कहते हुए फेंग एक सीरियस लुक देता है और इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हमें किलर एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पर बैटलफील्ड में ये चारों मिलकर बैकारुल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैकारुल तो इन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दे रहा था। बैकारुल इन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, उसके सिर्फ एक हमले से ये चारों के चारों हार जाते हैं। ये देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था। लुओ फेंग संभलने की कोशिश करता है पर नहीं संभल पाता और वो भी हार चुका था। पहली बार में ही इतनी बुरी तरह से मात खाने के बाद फेंग सोचता है, हमारे और इसके बीच डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस एनिमी की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। इन्हें तो इतनी जल्दी फ्यूचर में इंप्रूव कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, पर मुझे कुछ भी करके इन्हें इन 3 महीनों के अंदर अंदर मास्टर करना होगा। ये सोचने के बाद ये चारों के चारों दोबारा से बैटलफील्ड में आ जाते हैं और बैकारुल के साथ फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फुल पावर में आ जाते हैं। इन्हें फाइट के लिए तैयार हुआ देखकर बैकारुल भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था, जिसे देखते हुए लीडर होंग कहते हैं, ये जो प्रेशर रिलीज कर रहा है वो नोलांसन क्लैन लीडर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी तरफ लुओ फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, हम इसे हरा कर ही रहेंगे, फिर चाहे हमें 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 ऑफ टाइम्स ही क्यों ना ट्राई करना पड़े। जब तक हम इसे अच्छे से हराना नहीं सीख लेते हम बार बार कोशिश करते रहेंगे, यहाँ तक कि इसके हमलों में हुए छोटे छोटे चेंजेस को भी याद रखेंगे। ये कहते साथ ही ये चारों मिलकर उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी व्यू चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डार्क यूनिवर्स का सीन, जहाँ पर नोलांसन क्लैन लीडर की स्पेसशिप बड़ी तेजी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ रही थी और अब नोलांसन क्लैन लीडर भी बैकारुल और ड्यून से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर बैकारुल से कहता है, बैकारुल अगरचा तुम्हारी विंड डोमेन की स्टार्टिंग में अभी तुम ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते, पर जब भी तुम इसे रिलीज करोगे तो तब यूनिवर्स लेवल 9 का कोई भी ओपोनेंट तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा और तुम उसे बहुत ही आसानी से जान से मार सकते हो। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर बैकारुल कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो अर्थ पर कोई भी यूनिवर्स लेवल का वॉरियर नहीं है, और रही बात इस टास्क की तो मैं भी इस बोरिंग टास्क को जल्दी ही फिनिश करना चाहता हूँ ताकि जल्दी से अपने मास्टर के पास वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सकूं। ये कहते हुए वो इवल स्माइल भी करता है। उसकी ये बातें सुनकर नोलांसन क्लैन लीडर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो जोर जोर से कहके लगाकर हंसने लगता है। तभी ड्यून उनसे कहते हैं, ओल्ड पैट्रियार्च
अर्थ पर मौजूद रोबोट क्लैन के उस एयरक्राफ्ट की वैल्यू गोल्डन हॉर्न बहमूद के बराबर है, तो क्यों ना हम पहले अर्थ के समंदर की गहराइयों में जाकर उसे हासिल कर लें और फिर उस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के बाद हम लुओ फेंग से निपटेंगे। इससे पहले कि नोलांसन क्लैन लीडर उसकी इस बात का आंसर करते, बैकरूल ड्यून से कहता है, एक बार जब हम लुओ फेंग को मार देंगे तो फिर हमें अर्थ पर कब्जा करने से रोकने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं बचेंगे और फिर हम उस एयरक्राफ्ट को भी आसानी से ले लेंगे, इसीलिए हम पहले उसे क्यों लेने जाएंगे। बैकरूल को अपने अगेंस्ट बोलता हुआ देखकर ड्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और अपना पंच बनाते हुए रह जाता है। तभी क्लैन लीडर उनके दरमियान आते हुए कहते हैं, इसने बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों का पहला टारगेट है लुओ फेंग को किल करना, उसके बाद फिर उस रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट को हासिल करना। जिस पर ड्यून उनकी इस बात पर एग्री करता है। फिर नोलांसन क्लैन लीडर वहां से जाते हुए उनसे कहते हैं, तुम लोगों की अर्थ पर पहुंचने की जर्नी में अब 70 दिन से कम समय बाकी है। हमने पहले अर्थ वालों के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिए वो सारे के सारे फेल हो गए, इसीलिए तुम लोगों को केयरलेस नहीं होना है। मैं नहीं चाहता कि इस बार कुछ भी गड़बड़ हो। जिस पर वो दोनों ही ओल्ड पैट्रियार्च को ग्रीट करते हैं और बैकरूल कहता है, आप फिक्र मत करें मास्टर, भले ही वो लोग स्टार लेवल पर हैं, पर इसके बावजूद भी मैं अपनी ट्रेनिंग को कम नहीं करूंगा। अगर वो लोग 1 स्टेप प्रोग्रेस करेंगे तो मैं 10 स्टेप्स प्रोग्रेस करूंगा। बैकरूल की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर ड्यून को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ड्यून को समझ आ रहा था कि वो अपनी इन मीठी मीठी बातों से मास्टर के दिल में अपने लिए जगह बना रहा है, ताकि वो फ्यूचर में इसकी बातों को ज्यादा अहमियत दे। बैकरूल के ये सब कहने के बाद क्लैन लीडर वहां से चले जाते हैं और फिर बैकरूल भी उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए निकल गया था, जबकि ड्यून को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी व्यू चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हम किलर एरिना में बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शान बैकरूल के साथ फाइट कर रहे थे। इस फाइट में ये चारों मिलकर बैकरूल को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बैकरूल की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो अपने एक वार से ओगियो के वेपन को भी तोड़ देता है और ओगियो को भी वहां पर जान से मार डालता है। लुओ फेंग की कोई भी टेक्निक उस पर काम नहीं कर रही थी, वो उसकी हर चाल से बहुत ही आसानी से बच जा रहा था। लीडर होंग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे हराने की, लेकिन बैकरूल बहुत ही आसानी से उन्हें भी मात दे देता है और अपनी स्वॉर्ड को उनके पेट में धंसाकर उन्हें तड़पाने लगता है। तभी वॉरियर ली शान गुस्से में अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हुए पीछे से बैकरूल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे वो देख लेता है और बड़ी ही आसानी से जंप करते हुए वॉरियर ली शान के अटैक को डॉज करते साथ ही अपनी विंड डोमेन को एक्टिवेट करता है। उसकी इस डोमेन के एक्टिवेट होते साथ ही वॉरियर ली शान की डोमेन खत्म हो जाती है और फिर वो बड़ी ही आसानी से एक ही झटके में इन चारों को मार डालता है। इसके बाद हमें दूसरी फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग ड्यून के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ये चारों मिलकर ड्यून के ऊपर अलग अलग साइड से अपनी टेक्निक्स और वेपन्स के साथ हमला कर रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि ड्यून तो अपना वेपन भी बाहर नहीं निकालता, सिर्फ अपने हाथों और स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इन लोगों को अपनी कॉम्बैट स्किल से ही हराता जा रहा था, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ड्यून के कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं, क्योंकि वो अपनी कॉम्बैट टेक्निक से ही बहुत ही आसानी से ओगियो, लीडर होंग और वॉरियर ली शान को बार बार धूल चटाता जा रहा था। वो चारों चाहे कोई सी भी टेक्निक यूज कर ले, चाहे जो मर्जी आजमा ले, लेकिन ड्यून सिर्फ अपनी कॉम्बैट टेक्निक से ही उन्हें मारता जा रहा था। और ऐसे ही करते करते ये लोग ड्यून के साथ 145 टाइम्स फाइट करते हैं और हर बार हारते हैं, पर इसके बावजूद भी लुओ फेंग और उसकी टीम हार नहीं मानती और बार बार इनके साथ फाइट करती रहती है। ऐसे ही फाइट करते करते ये लोग 345 टाइम्स फाइट कर लेते हैं। इतनी सारी फाइट्स लड़ने के बावजूद भी अभी तक ये उनके अगेंस्ट एक भी फाइट नहीं जीत सके। हर बार बैकरूल और ड्यून इन्हें बहुत ही आसानी से हराते जा रहे थे और अब इतनी सारी फाइट्स के बाद हमें फाइनली ड्यून का वेपन देखने को मिलता है, जो कि एक स्पेयर होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्यून अपने स्पेयर के साथ सिंगल हैंडेडली इन चारों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहा था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ड्यून कितनी ही आसानी से इन लोगों को अपने स्पेयर के साथ मारता जा रहा था। इवन वो तो अपने स्पेयर को लुओ फेंग की बॉडी में धंसा देता है और उसे बहुत बुरी तरह से जमीन के ऊपर दे के मारता है। फैंग अपनी क्लाउड ड्रॉपिंग वाइस का यूज करते हुए उसे उलझाने की कोशिश करता है, जबकि इसी बीच ओगियो स्मॉल फ्लाइंग नाइफ के साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे ड्यून देख नहीं पाता और वो इसकी चपेट में आ गया था और इसी वजह से वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इनके हाथों मारा जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि फाइनली 500 फाइट्स के बाद जाकर ये लोग एक बार ड्यून को हराने में कामयाब हुए हैं। अपनी इस पहली जीत की खुशी में ये लोग काफी खुश हो रहे थे कि चलो फाइनली हम इसे हराने में कामयाब रहे। और अब इनकी इस फाइट में इनका साथ देने के लिए मैंगी भी इनके बीच शामिल हो चुका था। वॉरियर ली शान मैंगी को पकड़ते हुए खुश होते हुए कहते हैं, अब हम लोग इनके फाइटिंग स्टाइल और अटैक्स के साथ और भी ज्यादा फेमिलियर होते जा रहे हैं और इन एक्सपीरियंसेस की वजह से हम क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ चेंज होते जा रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी बार बार ड्यून के साथ फाइट किए जा रहे थे और अब ये लोग कई बार ड्यून को हराने में भी कामयाब हो चुके थे। इसीलिए वॉरियर ली शान ये सब बोल रहे होते हैं। वॉरियर ली शान की ये बात सुनकर लुओ फेंग थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, लेकिन
भले ही हम ड्यून को कई बार हराने में कामयाब हो चुके हैं, पर हम अब भी बैकरूल को नहीं हरा सके। फैंग के ये कहते साथ साथ हमें दिखाया जा रहा था कि ये लोग कितनी शिद्दत के साथ बैकरूल को हराने में लगे होते हैं, पर ये लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी, इनकी जितनी भी टेक्निक्स थी, हाई से हाई लेवल की टेक्निक्स को भी यूज करने के बावजूद भी ये लोग बैकरूल को नहीं हरा पा रहे थे। इसीलिए फैंग परेशान हो रहा था और वो कहता है, यहाँ तो हम सब लोग मिलकर भी एक अकेले बैकरूल को नहीं हरा पा रहे, पर तब क्या होगा जब ये दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेंगे, तब तो हमारे जीतने की जरा से भी उम्मीद नहीं होगी। ये सब सोचने के बाद लुओ फेंग और उसकी टीम इन दोनों के साथ एक साथ फाइट करने का सोचती है, और जब ये लोग बैटलफील्ड में इन दोनों के साथ फाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग तो इन्हें एक सेकंड भी टिकने नहीं देते और उनके वहां पर आते ही उन्हें जान से मार डालते हैं, जिस पर फैंग काफी निराश हो चुका था। पर ये लोग फिर भी पीछे नहीं हटते और उन दोनों के साथ बार बार बैटल करते रहते हैं। इवन कई बार शिकस्त खाने के बाद भी ये लोग पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ लड़ते हैं। अब काफी देर तक यूं ही फाइट्स करने के बाद जब ये लोग उन्हें नहीं हरा पाते तो बैटलफील्ड से बाहर आकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। इसी दौरान लुओ फेंग उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, इन नोलांसन्स का अर्थ पर पहुंचने का टाइम काफी कम बचा है, इसीलिए हमें इनके साथ बैटल एक्सपीरियंस गेन करने के अलावा और भी दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा जिससे हम इन्हें हरा सकें। ये सोचते हुए लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद के पास आ जाता है और उसके पास आकर अपने स्पेस रिंग का एक बड़ा सा पोर्टल बनाता है। उसको पोर्टल बनाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने दूसरे मुंह को ओपन करने लगता है, और फिर वो जैसे ही अपने बड़े से मुंह को ओपन करते हुए खींचना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि लुओ फेंग के पोर्टल में से काफी सारे स्टोन्स, यानी कि वो मेटल मटेरियल्स जो भी लुओ फेंग ने इकट्ठा किए थे गोल्डन हॉर्न बहमूद को खिलाने के लिए, वो सारे के सारे उसे खिलाने लगता है। वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बड़ी तेजी के साथ उन सभी मटेरियल्स को निगल रहा होता है। साथ ही साथ लुओ फेंग सोच रहा होता है, मुझे बॉडी कंट्रोल इंप्रूवमेंट के साथ साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्ट्रेंथ और पावर्स को भी बढ़ाना होगा। ना सिर्फ मेरी बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को बढ़ाना भी बहुत अहम है। और इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि ना सिर्फ मेरी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी एक साथ अपीयर हो सकती है, बल्कि हम लोग सेपरेटली ट्रेनिंग भी कर सकते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। और अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट का कोर ही मेरा लाइफ कोर है, और इस कोर को मैं आसानी से अपनी बॉडी में भी रख सकता हूँ और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में भी रख सकता हूँ। जिसमें मैं चाहूँ मैं उसमें रख सकता हूँ। ना सिर्फ इतना, बल्कि मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ स्टोर कर सकता हूँ। जब तक मेरा कोर सेफ है तब तक मुझे कोई भी मार नहीं सकता। इवन मेरी बॉडी के ऊपर फेटल हमले ही क्यों ना हो, चाहे मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। यहाँ पर हमें डेमो भी दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर वो फिर से रिस्टोर हो गए थे। फेंग की ये सारी बातें सुनते हुए बुवाता वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में पकड़े हुए कोर को देखते हुए कहती है, क्या तुम अपनी इस खसूसियत को जंग में उन दोनों के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहते हो? ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और लुओ फेंग के हाथ से उसका लाइफ कोर छीनते हुए कहती है, इसे लापरवाही से इस्तेमाल ना करो। अगर तुमने अपनी बॉडी का ब्रेक थ्रू नहीं किया तो ये जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएगा और तुम मारे जाओगे। तो फेंग उससे कहता है, रियाल्म विद इन रियाल्म में सफर करने के बाद मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट का लेवल स्टार लेवल 9 पर पहुंच चुका है। अगर इसने यूनिवर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर हमारे लिए बैकरूल के अगेंस्ट जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और तब हो सकता है कि हम उनसे जीत सकें। फेंग के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने उन सारे मटेरियल्स को खा लिया था जो भी लुओ फेंग उसके लिए लेकर आया था, और उन सभी को निगल लेने के बाद वो फेंग के पीछे आकर एक आइकॉनिक सा पोज देता है। और इन दोनों का पोज आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये दोनों एक साथ कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इनके इसी पोज के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।